कार्तिक का ऑर्डर सुनकर सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स वहीं रुक गए और किसी ने भी सिद्धार्थ को हाथ तक नहीं लगाया। तब जाकर कहीं सिद्धार्थ को सांस में सांस आई। वो वहां निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने अपनी मरी हुई आवाज से कार्तिक से कहा, कार्तिक, थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। जैसे ही कार्तिक ने ये बात सुनी तो वो मन ही मन खुद से सवाल करने लगा कि आखिर उसने माफ कब किया था। और ये सोचते हुए उसने सिद्धार्थ से कहा, ये थैंक यू या सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पैसे देकर मेरा मुंह बंद करवा दोगे तुम? अरे 30 मिलियन क्या, अगर 300 मिलियन रुपए भी तुम मुझे दोगे मैं कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कार्तिक मित्तल को खरीदना इतनी आसान बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक सिद्धार्थ को समझ में आ गया था कि उसने कार्तिक को पैसे का लालच देकर गलती कर दी है। जो इंसान इतनी बड़ी माइन चला सकता है, जो इतने बड़े आइलैंड को खरीद सकता है, उसके पास पैसों की कहाँ कमी होगी। कार्तिक ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन को तो अपने घर की दीवार पर और जमीनों पर बिछाता था। ऐसे आदमियों को पैसे की क्या कोई कमी हो सकती थी? एक तरफ जहां कार्तिक के लिए ग्रीन माउंटेन जेड एक पत्थर के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ के लिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। सिद्धार्थ का पूरा बिजनेस इसी पर टिका हुआ था और उसे ये डर था कि अगर लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर इतनी बड़ी खदान है तो लोग ग्रीन माउंटेन जेड को इतनी अहमियत नहीं देंगे जितनी पहले दे रहे थे, और हो सकता है कि इस वजह से ग्रीन माउंटेन जेड की वैल्यू भी कम पड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर सिद्धार्थ ने सही तरीके से कार्तिक से इस बारे में बात की होती तो शायद कार्तिक इन लोगों को कोई प्रॉफिट दे सकता था, पर इन लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से सब कुछ खराब हो गया था। वहीं जब कार्तिक ने सुना कि सिद्धार्थ उससे ये जानना चाहता है कि वो उसके साथ किसी तरह से डील करने जा रहा है, तो कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम यहाँ पर जेड स्टोन लेने आए थे ना, चलो मैं तुम लोगों को एक अच्छा ऑफर देता हूँ, जाओ जाकर माइनिंग करो और वहाँ से जेड स्टोन लेकर आओ मेरे लिए। जैसे ही सिद्धार्थ ने कार्तिक की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या? सिद्धार्थ ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक उससे ऐसा कुछ करने को कहेगा, और ना ही सिद्धार्थ को समझ आ रहा था कि भला बिना किसी कारण के कार्तिक उन लोगों से माइनिंग करने के लिए क्यों कह रहा है। सिद्धार्थ को इतना सोचते हुए देखकर कार्तिक ने हंसते हुए उससे कहा, मेरे पास पैसों की तो कोई कमी है नहीं, पर यहाँ पर काम करने वाले लोगों की थोड़ी कमी है। अब तुम लोग खुद मेरा दरवाजा पीटते हुए मेरे आइलैंड पर आ गए तो तुम लोगों को यहाँ से मैं खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। अब तुम लोगों के साथ जो भी होगा इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होंगे। इतना कहकर कार्तिक ने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा किया और इन सब लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए कह दिया। कार्तिक का ऑर्डर मिलते ही सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड सिद्धार्थ और उसके लोगों को घसीटते हुए वहां से ले जा रहे थे, जहां चारों तरफ जमीन पर रगड़ने की वजह से इन लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। धीरे धीरे सिद्धार्थ के साथ साथ उसके सबॉर्डिनेट्स को भी समझ में आ गया था कि अब उन लोगों की अच्छी खासी लग्जरी लाइफ कचरे में जाने वाली है और कार्तिक उन्हें माइंड लेबर की तरह काम में लेने वाला है। सिद्धार्थ और उसके साथ आए हुए सेकेंडरी जनरेशन के अमीरजादों को कोई आइडिया नहीं था कि आगे चलकर उनकी जिंदगी किस अंधेरे में बीतेगी। इन सब लोगों को माइनिंग का काम करते हुए देखकर कार्तिक ने सिद्धार्थ और उसके साथियों के साथ बहुत ही ज्यादा क्रूएल्टी की थी, क्योंकि ये सब लोग हमेशा से बहुत पैम्पर्ड लाइफ जीते आए थे और एकदम से अब इन लोगों को मजदूरों की तरह काम करने के लिए कहना इन लोगों की जिंदगी का सबसे बुरा सपना साबित हो रहा था, जिसे ये सब लोग आंख खुलते ही भूल जाना चाहते थे। सिद्धार्थ के साथ आए हुए बहुत सारे लोग रो रहे थे और लगातार कार्तिक से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे, जो कार्तिक ने उन्हें देते हुए भी नहीं दी थी। कार्तिक प्लीज, हम आपसे वापस माफी मांगते हैं, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। कार्तिक सर, आप प्लीज मुझे कोई और काम दे दीजिए, पर माइनिंग का काम मत दीजिए, मैं वहां मर जाऊंगा। इस वक्त जो लोग बातें कर रहे थे उन्हें अच्छे से पता था कि उनका स्टेटस कार्तिक से बात करने का बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर से पहले ही ये सारे लोग हार चुके हैं और सबके सब कार्तिक के दुश्मन के आदमी हैं। इसीलिए सारे लोग बस सिद्धार्थ से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि सिद्धार्थ एक और कोशिश करे और कार्तिक को मनाए। हालांकि सिद्धार्थ ने इन लोगों की किसी भी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त सिद्धार्थ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बड़े सदमे में चला गया है और मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रहा है। सिद्धार्थ हमेशा से चांदी के बर्तनों में खाना खाते हुए आया था और मखमल के गद्दे पर सोता था। ऐसे में अब उसे अपने हाथों से माइनिंग करनी पड़ेगी। जिन हाथों में वो सिर्फ कर्व किए हुए जेड स्टोन पकड़ता था, आज उन्हीं हाथों से उसे पत्थर जैसी रोटियां खानी पड़ेंगी और न जाने उसके साथ इस आइलैंड पर और कैसा कैसा घटिया सुलूक होगा। ये सोच सोच कर ही सिद्धार्थ को रोना आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक सच में इन लोगों से माइनिंग का काम नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि माइनिंग करने से उसके आइलैंड पर इसका बुरा असर पड़ सकता है और वो यहाँ की इकोलॉजी को खराब नहीं करना चाहता था और जल्दी ही इन सब लोगों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करने के बारे में सोच रहा था। ये बात सच है कि इस वक्त कार्तिक के आसपास आइलैंड पर काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और यहाँ पर बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत थी। ऐसे में सिद्धार्थ और उसके साथ आए हुए हजारों लोग उसे फ्री लेबर दे रहे थे, जिसे कार्तिक बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहता था। कार्तिक ने जब देखा कि धीरे धीरे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स सिद्धार्थ और उसके लोगों को वहां से लेकर दूर जा रहे हैं, तो कार्तिक का अब और ज्यादा वहां खड़े रहने का मन नहीं हो रहा था। इसीलिए वो भी वहां से वापस अपने मैनर की तरफ चला गया। आसपास खड़े हुए जितने भी एम्प्लॉइज थे उन सब ने कार्तिक को जाने के लिए जगह दे दी थी और जैसे ही कार्तिक उन लोगों से थोड़ा दूर गया तो एकदम से उन लोगों के बीच शोर शराबा शुरू हो गया और ये सब लोग कार्तिक को दयालु बता रहे थे और साथ ही साथ उसकी तारीफ भी कर रहे थे। जल्दी ही सब लोग बैंकेट हॉल में जमा हो गए थे और यहाँ आने के बाद कार्तिक ने मुस्कुराते हुए सब लोगों से कहा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज की पार्टी मैंने आप लोगों के यहाँ शिफ्ट होने की खुशी में रखी थी, जिसे कुछ स्टूपिड लोगों ने खराब कर दी। तो क्या आप लोग अभी भी यहाँ पार्टी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और इस पार्टी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं? यहाँ जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी डिस्टर्बेंस की वजह से कोई इशू नहीं था, पर बाहर का नज़ारा देखकर हर कोई बहुत ज्यादा घबरा गया था। हालांकि अब इस मामले को कार्तिक ने अच्छे से निपटा दिया था और चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए यहाँ की पार्टी को अब कंटिन्यू रखा जा सकता था। ये सोचकर ही सब लोगों ने कार्तिक से कहा, ऑफ कोर्स इस पार्टी को हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं, हम लोग अभी घर नहीं जाना चाहते, अभी तो हमारी पार्टी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है।
बॉस हम लोगों ने तो अभी तक आपके साथ एक एक ड्रिंक भी नहीं पिए, ऐसे में हम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं। कार्तिक ने जब देखा कि सब लोग अभी भी पार्टी करने के मूड में हैं, तो कार्तिक ने भी उन लोगों को मना नहीं किया और अनाउंस करते हुए कहा, ठीक है, अगर आप सब लोग पार्टी करना चाहते हैं तो बैंकेट पार्टी कंटिन्यू रहेगी और कोई भी तब तक घर नहीं जाएगा जब तक वो आज पार्टी में अच्छे से नहीं पी लेता। जैसे ही वहाँ खड़े हुए लोगों ने ये बात सुनी तो सब लोग एक साथ खुशी से चिल्लाने लगे और फिर से पार्टी का माहौल जिंदा दिल बन गया। हालांकि जैसे ही वो लोग कार्तिक के पास ड्रिंक करने के लिए आए तो उन लोगों को पता चला कि कार्तिक फिर से कहीं चला गया है। ऐसा नहीं था कि कार्तिक को इन लोगों के साथ पार्टी नहीं करनी थी, पर इस बार 10,000 लोगों ने एक साथ उसके आइलैंड पर हमला बोला था और इस वजह से बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी थी जिसे कार्तिक को अपने हिसाब से डील करना था। इसीलिए वो यहाँ और ज्यादा रुक नहीं सकता था और ना ही कार्तिक चाहता था कि ये सारा काम अकेले मैगी संभाले, क्योंकि वो पहले ही बहुत हैक्टिक शेड्यूल से गुजर रही थी और अचानक हुई इस लड़ाई और हमले ने उसे और ज्यादा परेशान कर दिया था। जैसे ही कार्तिक बैंकेट पार्टी से कमांड सेंटर में पहुंचा तो वहां पर विवान अपने साथ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के कुछ हायर गार्ड्स को लेकर आया हुआ था और जैसे ही उन लोगों ने देखा कि कार्तिक कमांड सेंटर में एंटर कर रहा है तो सारे लोग एक साथ खड़े हो गए और कार्तिक को ग्रीट करने लगे। सब लोग इस वक्त कार्तिक को सवालिया नजरों से देख रहे थे कि कार्तिक अब यहाँ क्या कर रहा है। तभी कार्तिक ने उन सभी के सवालों को पढ़ते हुए उन लोगों से कहा, आज मैंने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली और इस वजह से मैं बहुत थक गया और तुम सब लोगों ने भी काफी हार्डवर्क किया है। जैसे ही सब लोगों ने सुना कि कार्तिक उनकी तारीफ कर रहा है तो सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उन्हें अपने बॉस के मुंह से बस यही शब्द सुनने थे। और इस बार टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कार्तिक के सामने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। उन लोगों को घेरना और उन लोगों को यहाँ से बचकर ना जाने देना अपने आप में बहुत मेहनत और दिमाग का खेल था। वैसे तो कार्तिक का हिम आइलैंड चारों तरफ से समुद्र और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। ऐसे में अगर ये सब लोग बचकर यहाँ से भागना चाहते तो उन सब लोगों को समुद्र में कूदना पड़ता और इतनी दूर तक तैरना इन लोगों के बस की बात नहीं थी। हालांकि आज इन 10,000 लोगों में से एक इंसान भी बचकर नहीं गया था। और रही बात कार्तिक की तरफ की, तो कार्तिक को भी तो कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था और ना ही उसके लोगों को कोई खास नुकसान हुआ था। हालांकि कुछ बॉडीगार्ड्स को हल्की फुल्की चोटें आई थी, पर यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि कार्तिक इन सब लोगों को कुछ दिन का आराम देकर फिर से इन्हें रिकवर होने का टाइम दे देगा। पर जो बात अभी भी कार्तिक को परेशान कर रही थी वो ये थी कि जिन लोगों को चोट आई थी क्या वो सब लोग अब ठीक हैं या नहीं। यही सोचकर कार्तिक ने विवान से सवाल करते हुए पूछा, क्या घायल लोगों को इलाज दे दिया गया है। कार्तिक का सवाल सुनकर विवान ने तुरंत कहा, यस बॉस, चिंता की कोई बात नहीं है, उन सब लोगों को बेस कैंप में वापस भेज दिया गया है और वहां पर उन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है और जिन लोगों को बहुत ज्यादा चोट नहीं आई थी उन लोगों को कुछ दिन का आराम दे दिया गया है। विवान की बात सुनकर कार्तिक ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और अब बारी थी इन सब लोगों को इनकी मेहनत का इनाम देने की। कार्तिक के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने आज अपनी जान लगा दी थी ताकि वो कार्तिक और उसके मैनर को सेफ रख सके और शायद इस वजह से कुछ लोग अपनी मौत तक के करीब चले गए थे और कार्तिक इन सब चीजों को जाया नहीं जाने देना चाहता था। कार्तिक ने इन लोगों से कहा, इस बार सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को मेरी तरफ से इनाम मिलेगा और सभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो लोग घायल हुए हैं उन सब लोगों को 3 गुना ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या कार्तिक की उम्र इन छोटी मोटी लड़ाइयों में ही बीत जाएगी या फिर विवान के बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कार्तिक की बात सुनी तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि आज उन सब लोगों को रिवॉर्ड के तौर पर कार्तिक अच्छी खासी रकम दे रहा था। अगर टोटल मिलाकर देखा जाए तो इस बार कार्तिक रिवॉर्ड के तौर पर 600 मिलियन रुपीस देने वाला था। वैसे तो ये बहुत बड़ी अमाउंट थी, मगर कार्तिक के लिए पैसे उतने मायने नहीं रखते थे जितना मायने उसके लिए काम करने वाले उसके सबऑर्डिनेट्स रखते थे। कार्तिक जानता था कि पैसों से ईमानदारी नहीं खरीदी जा सकती है, इसीलिए कार्तिक अपने आप को खुशकिस्मत समझता था कि उसके पास इतने भरोसेमंद और ईमानदार सबऑर्डिनेट्स हैं जो 1 सेकंड में उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। कार्तिक की बात सुनकर विवान और बाकी सब लोगों ने खुश होते हुए कार्तिक से कहा, थैंक यू बॉस, हमें इतना अच्छा इनाम देने के लिए। विवान की बात सुनकर कार्तिक ने उससे मना करते हुए कहा, ये रिवॉर्ड तुम सबकी मेहनत और ईमानदारी के सामने छोटा है, इसलिए तुम लोगों को थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त मैगी, जो हमेशा शांत रहती थी और कभी भी कुछ नहीं कहती थी, उसने कार्तिक से कहा, बॉस, सिद्धार्थ और उसके लोगों की हमने जो शिप पकड़ी है उनका हमें क्या करना है। मैगी का सवाल सुनकर कार्तिक ने कुछ देर सोचकर उससे कहा, जिस सवारी में सवार होकर सिद्धार्थ और उसके लोग आए थे उन सबको मैंने यहाँ पर आइलैंड का काम करने के लिए रख लिया है। ऐसे में आप उस शिप को मेरी जीत के तौर पर वहीं पार्क कर दो। कार्तिक ने ये बात कही इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी जंग जीतने के बाद हारे हुए इंसान की सारी चीजें जीते हुए इंसान की हो जाती हैं। ऐसे में जहाज भी अब कार्तिक के हिस्से का है। हालांकि ये मामला उतना सिंपल नहीं था। मैगी ने कार्तिक से कहा, बॉस, जिस जहाज में ये लोग आए थे वो जहाज सिद्धार्थ और उसके लोगों की अपनी जहाज नहीं है, इन लोगों ने उसे रेंट पर लिया था। मैगी की बात सुनकर कार्तिक के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो एकदम स्पीचलेस हो गया। और ये जायज़ भी था, क्योंकि इतनी दूर से आए हुए लोग अपने जहाज पर यहाँ तक तो आ नहीं सकेंगे। उन लोगों ने जरूर हाइजू से ही कोई जहाज किराए पर ली होगी और यहाँ तक आए होंगे। कार्तिक अपने मन में सोचने लगा कि ये जहाज जिसे वो अपना समझ रहा है वो अगर सिद्धार्थ का है नहीं तो कार्तिक इन पर कब्जा भी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो थोड़ा सा अनरीजनेबल होगा। कार्तिक सोच ही रहा था कि तभी विवान ने हंसते हुए कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जहाज किसकी है और किसकी नहीं। जो लोग इस आइलैंड पर लेकर आए थे और जिन लोगों ने बॉस को परेशान करने की कोशिश की है, उस हिसाब से अब ये जहाज बॉस की ही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, विवान सर सही कह रहे हैं, इसमें पूछने वाली बात क्या है। जिस सामान के साथ वो लोग यहाँ आए थे वो सब अब बॉस का ही होगा, जो बॉस से इस जहाज को वापस मांगने की हिम्मत करे। कार्तिक ध्यान से अपने सबऑर्डिनेट्स की बातें सुन रहा था और इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक की आंखें तुरंत ट्विस्ट करने लगी थी। एक बार के लिए तो कार्तिक मन में सोचने लगा कि उसके ये सारे सबऑर्डिनेट्स उसको बॉस कम दोस्त ज्यादा समझते हैं, इसीलिए तो एक पॉइंट आते ही ये सारे लोग तुरंत उसके साथ खड़े हो जाते हैं और उसके हक में बोलने लग जाते हैं। अगर देखा जाए तो हर सबऑर्डिनेट अपने बॉस के लिए यही करता है, पर कार्तिक के मामले में बात अलग थी, क्योंकि कार्तिक के लिए काम करने वाले लोग चापलूसी नहीं कर रहे थे, बल्कि जो सच था वो ही कह रहे थे। और कहीं ना कहीं ये देखकर कार्तिक मन ही मन खुश हुआ था। हालांकि ये 2-4 जहाज उसके लिए कुछ खास मैटर नहीं करते थे, क्योंकि इनकी कीमत इतनी ज्यादा भी नहीं थी और अगर होती तो भी कार्तिक किसी और चीज पर हाथ मारना ठीक नहीं समझता था।
कार्तिक ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा, फिर मैगी से कहा, जिस जहाज़ पर सिद्धार्थ और उसके लोग आए थे उस जहाज़ के क्रू मेंबर्स कहाँ हैं? कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी ने तुरंत कहा, वो सब लोग अभी जहाज के पास ही हैं और टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उन पर नजर रखे हुए हैं। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, इस जहाज के मालिक को इन्फॉर्म करो और उसे कहो कि वो यहाँ आकर मुझे इन सब के लिए एक्सप्लेनेशन दे। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। मैगी जानती थी कि अगर कार्तिक ने ये बात कही है तो कार्तिक जरूर इन जहाज को अपने हिस्से में नहीं लेगा। हालांकि कार्तिक का ये डिसीजन सही था, क्योंकि वो जहाज के मालिक को ऐसे नहीं जाने दे सकता था। जहाज का मालिक अच्छे से जानता था कि जिसे वो जहाज किराए पर दे रहा है वो सब लोग कार्तिक के आइलैंड पर आने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में इन लोगों को यहाँ तक आने देना जहाज मालिक की सबसे बड़ी गलती थी। और कार्तिक चाहता था कि जहाज का मालिक इस बात के लिए उसे अपनी सफाई दे और उसके बाद ही कार्तिक कुछ डिसाइड करेगा। कार्तिक का जो स्टेटस था उस हिसाब से उसे जहाज मालिक के जैसे लो स्टेटस वाले लोगों से मिलने की कोई जरूरत नहीं थी। कार्तिक का कोई भी सबऑर्डिनेट जाकर उससे बात कर लेता। वहीं दूसरी तरफ अब तक आधी रात हो चुकी थी और कार्तिक के हिमालय पर फाइनली उसके एम्प्लॉयज की बैंक्वेट पार्टी खत्म हो गई थी और अभी तक पूरा आइलैंड शांत हो चुका था। हालांकि कार्तिक के आइलैंड के आसपास जो आइलैंड्स थे वहां अभी भी काम चल रहा था और उन आइलैंड्स पर थोड़ा बहुत शोर शराबा भी हो रहा था। उन्हीं में से एक आइलैंड पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का बेस कैंप बना हुआ था। ये बेस कैंप सिर्फ नाम का था, क्योंकि यहाँ पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं रहते थे, क्योंकि ये बिल्डिंग अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही थी और यहीं पर सिद्धार्थ और उसके लोगों को लाया गया था और उन लोगों को यहाँ लॉक कर दिया गया था। अभी तक आधी से ज्यादा रात भी हो चुकी थी, पर सिद्धार्थ और उसके लोगों में से किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। हर कोई जाग रहा था, क्योंकि एक दिन में ही उन लोगों की पूरी दुनिया बदल चुकी थी। चांदी की चम्मच में खाने वाले और आलीशान स्पोर्ट्स कार में घूमने वाले ये अमीरजादे आज एक सुनसान आइलैंड पर कैदी बनकर कैद हो चुके थे। समुद्री जगह होने की वजह से यहाँ पर जल्दी से सनलाइट नहीं आती थी और इसीलिए यहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और काली अंधेरी रात में ये अंधेरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। आसपास की सिचुएशन देखकर सिद्धार्थ और उसके बाकी सारे दोस्त समझ गए थे कि जल्दी ही वो लोग सब यहाँ पड़े पड़े मर जाएंगे और किसी को भी पता तक नहीं चलेगा कि इस छोटी सी बिल्डिंग में सब लोगों को एक ही जगह कैद किया गया था। इस वजह से किसी के पास ना तो सोने के लिए कोई जगह थी और ना ही ठीक से बैठने के लिए। सिद्धार्थ की हालत अभी तक बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और सब लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे या कहीं की अपनी किस्मत को कोस रहे थे। मैं इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं मरना चाहता हूँ। हम लोग करें तो क्या करें, सच में ये जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोई कैसे रह सकता है। मुझे लगता है कि वो कार्तिक अब हमें यहाँ से कहीं नहीं जाने देगा। हमें यही सड़ सड़ कर अपनी पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी। हमें अभी इंतजार करना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे तो हमारा परिवार जरूर हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा और इस कार्तिक को नहीं छोड़ेगा। सब लोग बातें कर रहे थे और सिद्धार्थ चुपचाप कोने में बैठा हुआ। किसी को नहीं पता था कि सिद्धार्थ के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है या फिर वो क्या कर रहा है, और ना ही किसी ने उससे पूछने की जहमत उठाई। असल में यहाँ आने से पहले सिद्धार्थ ने कुछ तैयारियां की थी। उसने अपने जूतों में एक स्पेशल डिवाइस इंस्टॉल किया था जिससे उसकी फैमिली को उसके यहाँ होने के बारे में पता चल सके और उसका सिग्नल उसकी फैमिली तक पहुंच जाए। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स जब इन लोगों को यहाँ बंद कर गए थे तो उन लोगों ने इनके पास जो भी सामान था वो सब इनसे दूर कर दिया था और अपने साथ ले गए थे, खास करके कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिवाइस, ताकि ये लोग किसी से भी बाहर कॉन्टैक्ट ना कर सके। यहाँ तक कि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के पास डिटेक्शन इक्विपमेंट्स भी थे जिससे ये लोग पता लगा सकें कि किसी के पास कोई हिडन इलेक्ट्रिक डिवाइस तो नहीं है। सिद्धार्थ अपने परिवार का इकलौता वारिस था और उसकी सेफ्टी के लिए सिद्धार्थ के परिवार ने बहुत तरह के एफर्ट्स लगाए हुए थे। वैसे तो शुक्ला परिवार का इस वक्त उनके देश में कोई भी दुश्मन नहीं था, पर अभी भी ऐसी फैमिलीज थीं जो इन लोगों से किसी भी बात के लिए दुश्मनी निकाल सकती थी और शुक्ला परिवार इन सब की इजाजत लोगों को नहीं देना चाहता था। शुक्ला परिवार को इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं उनके दुश्मन अपना बदला निकालने के लिए उनके बेटे को टारगेट ना करें। इसीलिए उन लोगों ने सिद्धार्थ के जूतों में बहुत ही होशियारी से एक हिडन डिवाइस लगा दिया था। ये डिवाइस इस तरह से लगा हुआ था कि कोई भी डिटेक्टिव इक्विपमेंट्स इसे कैच नहीं कर सकते थे। हालांकि शायद टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स भी इस बात का पता नहीं लगा पाए थे कि सिद्धार्थ के जूतों में एक स्पेशल डिवाइस को इंस्टॉल किया गया है। वैसे तो सिद्धार्थ के साथ एक दिन में इतना कुछ हो गया था कि उसके पास अपनी किस्मत को अच्छा कहने के लिए कुछ भी बचा नहीं था, पर फिर भी अभी भी उसके जूतों में लगा हुआ डिवाइस उसे बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर रहा था और इस बात के लिए अभी भी सिद्धार्थ शुक्रगुजार था। हालांकि एक दिक्कत थी कि आज रात के बाद सिद्धार्थ और बाकी सब लोगों को अपने कपड़े और जूते या कुछ और जो इन लोगों ने पहन रखे हैं उन सब कुछ को इन्हें बदलने पड़ेंगे और इस तरह से इनके जूतों के साथ सिद्धार्थ के जूते में लगा वो डिवाइस भी दूर हो जाएगा। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन लोगों को एक स्पेशल यूनिफॉर्म देने वाले थे जिसे पहनना इन सब लोगों के लिए जरूरी था। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो एक दिन में इतने सारे कैदियों को कैद कर लेंगे, इसीलिए उनके पास पहले से 10,000 लोगों के लिए यूनिफॉर्म तैयार नहीं थी और उसे तैयार करवाने के लिए इन लोगों को अभी भी कम से कम एक दिन की जरूरत थी। शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं आज रात तक के लिए सिद्धार्थ को टाइम मिल गया था कि वो अपनी जान बचाने के लिए एक और कोशिश कर सके। हालांकि इन जूतों के सोल को ओपन करके जूतों में से वो डिवाइस निकालकर अपने परिवार से कनेक्ट करना सिद्धार्थ के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत मुश्किल से सिद्धार्थ ने जूतों में से वो डिवाइस निकाला और उस पर बने एक स्पेशल बटन को प्रेस कर दिया और अगले ही पल एक लाल फ्लैश लाइट ऑन हो गई। अगले ही पल उस फ्लैश लाइट के चलते ही सिद्धार्थ ने एक स्पेशल मैसेज शुक्ला परिवार को भेज दिया। इस लाइट को कोई भी अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता था। इंडिया से कई किलोमीटर दूर म्यांमार में एक मैग्निफिसेंट मैनर में अंधेरे कमरे के अंदर अचानक से कुछ नोटिफिकेशन आने लगे और तभी अचानक से एक आदमी ने उस कमरे का दरवाजा लात मारकर जोर से खोला और गुस्से से उस कमरे के अंदर एंटर हो गया। क्या लगता है आपको, क्या कार्तिक के लिए शुक्ला परिवार का एक और अटैक कार्तिक को हिलाकर रख देगा? कई किलोमीटर दूर म्यांमार में एक अंधेरे कमरे का दरवाजा अचानक से खुलता है और उसमें एक उम्रदराज इंसान भागते हुए आता है। बॉस, कुछ तो गलत हुआ है। सिद्धार्थ सर ने हमें एक इमरजेंसी मैसेज भेजा है। ये एक रेड अलर्ट सिग्नल तभी देता है जब किसी की जान खतरे में हो। ये कमरा सिद्धार्थ के पापा का स्टडी रूम था और इस वक्त अंधेरा था और तभी अचानक से एक तेज आवाज उस कमरे में गूंजी जैसे किसी ने अपने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट को जोर से टेबल पर रखा हो। ये कोई और नहीं बल्कि चंद्र प्रताप शुक्ला थे, जिन्होंने टेबल पर जोर से डॉक्यूमेंट रखा था और उन्होंने अचानक से उस आदमी से जो शुक्ला जी का असिस्टेंट था उससे पूछा, आखिर चल क्या रहा है?
सिद्धार्थ हाइजू क्यों गया और अपने साथ हजारों लोगों को उसने क्यों बुलाया था? इतने सारे लोग होने के बाद भी सिद्धार्थ की जान खतरे में कैसे हो सकती है? चंद्र प्रताप शुक्ला की तेज आवाज ने उनके असिस्टेंट को डराकर रख दिया था और चंद्र प्रताप का नाम ही काफी था पूरे म्यांमार को हिलाकर रखने के लिए। और इस पोजीशन को पाने के लिए उन्होंने कितनी ही लाशों को पार किया था ये बस चंद्र प्रताप शुक्ला ही जानते थे। 12 से ज्यादा जेट माइन को कंट्रोल करने और अलग अलग कंपनियों में निवेश करने की वजह से चंद्र प्रताप शुक्ला ने बहुत सारे लोगों को सबकी सिक्योरिटी के लिए हायर किया हुआ था। और इतने सारे लोगों के होने की वजह से यहाँ रहने वाले लोकल लोग शुक्ला परिवार से बहुत ज्यादा डरते थे। म्यांमार में ज्यादातर लोग शुक्ला परिवार से डरते थे और कोई भी उनसे पंगा लेने के बारे में सोचता भी नहीं था। और यही बात शुक्ला परिवार को हिम्मत देती थी कि वो औरों को अपने से कम समझते थे और उन पर अपनी मनमानी थोपते थे। दुनिया पर राज करना इतना आसान भी नहीं था। इसीलिए आधी रात बीत चुकी थी और अभी भी चंद्र प्रताप शुक्ला अपने स्टडी रूम में बैठ के काम कर रहे थे। सिद्धार्थ ने इन लोगों को जो इमरजेंसी सिग्नल भेजा था वो उसी सिचुएशन में भेजा था जब वाकई किसी की जान बहुत ज्यादा खतरे में हो। और ये सिग्नल गलती से भी नहीं भेजा जा सकता था क्योंकि इसे बहुत ज्यादा ध्यान से इंस्टॉल किया जाता था। वैसे तो बहुत परिवार थे जो शुक्ला परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, पर इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी जो एक दिन में 10,000 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स होने के बावजूद शुक्ला परिवार के बेटे को इतनी मुश्किल में डाल दें कि उसे इमरजेंसी बटन का इस्तेमाल करना पड़े। इस वक्त रह रहकर चंद्र प्रताप शुक्ला को अपने बेटे की चिंता हो रही थी और इसी चिंता की वजह से उनके दिल में दर्द उठने लगा था। पर चंद्र प्रताप शुक्ला जी परेशान होते हुए अपने पास आए और उस पर्सनल असिस्टेंट से सवाल करना उन्होंने शुरू किया कि आखिर उस वक्त उनका बेटा कहाँ है और किस हालत में है। हालांकि अभी भी शुक्ला जी का जो असिस्टेंट आया हुआ था उस बेचारे को कैसे पता होगा कि इस वक्त उनके छोटे बॉस किस सिचुएशन में होंगे, क्योंकि उसे भी अभी अभी सिग्नल मिला था और उस सिग्नल से उसे पता चला था कि सिद्धार्थ किसी परेशानी में है। और सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ ने सिर्फ एक सिग्नल भेजा था। उस सिग्नल में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ना ही कोई ज्यादा डिटेल भेजी गई थी। और सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ भले ही अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर गया था और उनमें ज्यादातर लोग या तो घायल थे या फिर मार दिए गए थे और लगभग सभी को टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कैद कर लिया था। इसीलिए कोई भी इस सिचुएशन के बारे में डिटेल में शुक्ला परिवार को बता नहीं सकता था। जैसे ही चंद्र प्रताप शुक्ला ने अपने असिस्टेंट से ये सवाल किया तो असिस्टेंट परेशान होते हुए और हकलाते हुए सिर्फ इतना बोल पाया, बॉस वो मैं। इस वक्त असिस्टेंट के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था और इस बात को कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश शुक्ला जी भी समझ रहे थे कि उन्होंने अपने असिस्टेंट से गलत सवाल पूछ लिया है। इसीलिए उन्होंने अपना हाथ दिखाते हुए उसे आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया और उसे वहां से जाने का ऑर्डर दे दिया। अपने बॉस से ऑर्डर मिलते ही असिस्टेंट जल्दी से वहां से हाँ में अपने सिर हिलाकर बाहर चला गया और बाहर जाते ही उसने सुकून से सांस तो लिया, क्योंकि 2 मिनट अपने बॉस के सामने खड़े रहने पर उसकी हालत खराब हो गई थी। चंद्र प्रकाश शुक्ला दिखने में बहुत दयालु टाइप के इंसान लगते हैं, पर असल में उनका असली चेहरा कुछ और ही था जिससे उनके आसपास वाले लोग अच्छे से पहचानते थे। चंद्र प्रकाश शुक्ला जब भी अपने दुश्मन पर वार करते थे तो बहुत ही ज्यादा क्रूरता दिखाते थे और सिर्फ अपने दुश्मन के साथ ही नहीं, जो लोग शुक्ला जी के साथ काम करते थे वो लोग भी अगर गलती से कोई गलती करते हैं उनके साथ भी शुक्ला जी बहुत बुरा व्यवहार करते थे। यही कारण था कि शुक्ला परिवार में काम करने वाले सारे सर्वेंट्स और सबऑर्डिनेट्स चंद्र प्रकाश शुक्ला जी के सामने खड़े होने से भी डरते थे। उन्हें देखते ही इन लोगों की हालत खराब हो जाती थी और इस वक्त शुक्ला परिवार का इकलौता वारिस सिद्धार्थ मुश्किल में था। और ये बात पता होने के बाद चंद्र प्रकाश शुक्ला जी के साथ साथ इस पूरे घर में काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि शुक्ला जी अपने बेटे से तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपने बेटे के सामने किसी भी मुसीबत को आने से पहले ही खत्म कर देते हैं। अपने सबऑर्डिनेट के वहां से जाने के बाद शुक्ला जी ने एक बार फिर से अपने सबसे खास आदमी को कॉल किया और उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि सिद्धार्थ इस वक्त हाइसू में क्या कर रहा है और वो वहां क्या करने गया था? क्या तुम्हें वहां की सिचुएशन के बारे में कोई भी आइडिया है? शुक्ला जी के पास करने के लिए बहुत सारे काम थे, इसीलिए वो हर वक्त अपने बेटे पर नजर नहीं रख सकते थे और उसके मामले को उसी पर छोड़ देते थे। हालांकि इस बार सिद्धार्थ जिस जगह गया था वहां एक के बाद एक शुक्ला जी को मुसीबत ही खड़ी होती हुई दिखाई दे रही थी और इस मामले के बारे में शुक्ला जी को कुछ खास पता भी नहीं था। अपने बॉस का सवाल सुनकर उस आदमी ने तुरंत सवाल करते हुए कहा, क्या सिद्धार्थ सर को कुछ हुआ है बॉस? आधी रात से ज्यादा का टाइम बीत चुका था और ऐसे में अपने बॉस का कॉल आना और उनका सिद्धार्थ के बारे में कुछ पूछना इस आदमी को भी थोड़ा परेशान कर रहा था। इसीलिए उसने अपने बॉस से यह सवाल कर लिया था। अपने आदमी का सवाल सुनकर शुक्ला जी ने खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहा, अभी अभी मेरा असिस्टेंट मेरे पास आया था, उसने मुझे बताया कि सिद्धार्थ ने इमरजेंसी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा है। जैसे ही उस आदमी ने शुक्ला जी की बात सुनी तो वो एकदम से हैरान हो गया और हैरानी से उसने कहा, क्या? ये आदमी पिछले 30 सालों से शुक्ला परिवार के लिए काम कर रहा था और उसे अच्छे से पता था कि इस इमरजेंसी डिस्ट्रेस सिग्नल का मतलब क्या है, इसीलिए वो इतना ज्यादा हैरान हो गया था। इस सिग्नल का मतलब साफ था कि सिद्धार्थ इस वक्त बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी में और शायद मामला लाइफ और डेथ का है। शुक्ला जी ने एक बार फिर से इस आदमी से कहा, इंडिया जाते वक्त सिद्धार्थ अपने साथ हजारों लोगों को लेकर गया था और आज सुबह उसने 7 से 8 हजार लोगों को इंडिया और बुलाया था। इतने सारे लोग होने के बाद भी सिद्धार्थ की जिंदगी खतरे में कैसे हो सकती है? तुम्हें क्या लगता है आखिर सिद्धार्थ वहां क्या करने गया था और वो इस सिचुएशन में कैसे पहुंचा? अपने बॉस की बात सुनकर इस आदमी के चेहरे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन आ गए थे, क्योंकि सिद्धार्थ के हाइजू जाने के पीछे कुछ कारण इसे पता था। हालांकि उसने कभी सोचा नहीं था कि चीजें इतनी ज्यादा बुरी बिगड़ जाएंगी और सिद्धार्थ की जिंदगी ये मोड़ ले लेगी। अब जब शुक्ला जी ने ये सवाल इस आदमी से पूछ ही लिया था तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शुक्ला जी से कोई भी बात छुपाए, इसीलिए जो कुछ भी पता था उसने वो सब शुक्ला जी को बता दिया। जैसे ही शुक्ला जी ने ये बात सुनी तो वो एकदम से हैरान रह गए और हैरानी से उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्या सिद्धार्थ हाइजू ग्रीन माउंटेन जेट माइन का पता लगाने के लिए गया और वो वहां उस माइन को लूटना चाहता है? अपने बॉस को इतना हैरान होते हुए देखकर उस आदमी ने थोड़ा डाउट करते हुए उससे पूछा, असल में बॉस को इस बात का क्लू मिला था कि नटराज की जेड स्टोन की जो मूर्ति खान साहब के पास से मिली थी वो इंडिया में ही हाइजू के अंदर बनाई गई है। हालांकि इस बात का कोई स्पष्ट क्लू हमें नहीं मिला था, ये बस एक अनुमान था, इसीलिए बॉस वहां चले गए और मुझे लगता है कि अब जरूर बॉस का उस आदमी के साथ झगड़ा हुआ है जिसकी ये खदान है। जैसे ही शुक्ला जी ने ये सारी बात सुनी तो उन्होंने चिल्लाते हुए गुस्से से कहा, स्टूपिड,
इस वक्त शुक्ला जी इस आदमी को नहीं डांट रहे थे। उन्होंने इतनी बड़ी बात शुक्ला जी से छिपाई या उन्हें नहीं बताई, बल्कि वो अपने बेटे पर इस बात के लिए गुस्सा थे कि उसने इतनी बड़ी बात को अपने पापा को बिना बताए ही हैंडल करने की कोशिश कैसे कर ली। सिद्धार्थ ने पहले ही बहुत सारी ऐसी बचकानी हरकतें की थी जिसे संभालने के लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को जाना पड़ा था, पर शुक्ला जी ने बिल्कुल सोचा नहीं था कि इस बार मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है और सिद्धार्थ को 10,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी इस मामले को सेटल करने के लिए। अपने बॉस को इतना ज्यादा परेशान देखकर उस आदमी ने अपने बॉस को थोड़ा कंफर्ट करते हुए कहा, बॉस आप चिंता मत कीजिए, हम अभी किसी आदमी को भेजते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि बॉस ने सिग्नल कहां से भेजा। अपने आदमी की बात सुनकर शुक्ला जी ने गुस्सा करते हुए उसे कहा, मैं गुस्सा क्यों ना करूं और कैसे परेशान ना हो, इतने सारे आदमी होने के बावजूद सिद्धार्थ को यह सिग्नल भेजने की जरूरत पड़ी है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। अपने बॉस की बात सुनकर वो आदमी एकदम शांत हो गया, क्योंकि इस बात का जवाब तो उसके पास भी नहीं था, क्योंकि यह आदमी भी समझता था कि अगर सिचुएशन नॉर्मल होती तो इन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं थी। चाहे उस वक्त सिद्धार्थ के साथ इतने सारे बॉडीगार्ड्स हों या ना हो, इतने सारे लोग एक साथ गए थे और कोई भी वहां से बचकर नहीं आया था। अगर एक इंसान भी वहां से बचकर बाहर आ जाता और वहां हो रही सिचुएशन के बारे में शुक्ला परिवार को बता देता, तो कम से कम ये लोग इस बात का अंदाजा तो लगा सकते थे कि इन्हें कितनी तैयारी और करनी है और किस हिसाब से सिचुएशन को मैनेज करना है। इस वक्त तो शुक्ला जी के मन में यही चल रहा था कि शायद यहाँ से गए हुए सारे बॉडीगार्ड्स मारे जा चुके हैं या फिर कैद हो चुके हैं और उनका बेटा सिद्धार्थ बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसा है और इसीलिए इस वक्त तुरंत उसे मदद देनी होगी, वरना वो उसे खो भी सकते हैं। कुछ देर तक उस कमरे में ऐसे ही शांति बनी रही और उसके बाद शुक्ला जी ने बहुत ही कोल्ड आवाज में कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान कौन है, जिसने भी मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश की है उसे मरना होगा। इस वक्त शुक्ला जी के दिमाग में क्या क्या चल रहा था ये बता पाना मुश्किल था। उन्हें अपने बेटे की चिंता थी या फिर उस जेड माइंड की, ये बात भी आगे ही। कुछ देर की शांति के बाद कमरे में एकदम से शुक्ला जी की आवाज गूंज उठी, जिसने भी मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश की है उसे मरना होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान कौन है। ये बता पाना मुश्किल था कि शुक्ला जी के मन में क्या चल रहा है और वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सोचकर शुक्ला जी ने अपने उस खास आदमी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, यहाँ जितने भी बॉडीगार्ड्स थे उन सबको सिद्धार्थ की सिक्योरिटी के लिए पहले ही हाइजू भेज दिया था। अभी और इस वक्त जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जितने भी बाकी लोग माइंड में सिक्योरिटी दे रहे हैं, उन सबको ऑर्डर दो और इसी वक्त इकट्ठा हो और हाइजू जाने की तैयारी करें। अपने बॉस का ऑर्डर सुनकर उस आदमी ने हैरान होते हुए कहा, बॉस अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि वहां पर किस तरह की सिचुएशन है और आप पहले ही सारे गार्ड्स को इकट्ठा होने के लिए कह रहे हैं। अगर सारे गार्ड्स यहाँ से हाइजू चले जाएंगे तो हमारी खदानों की सिक्योरिटी एकदम कमजोर हो जाएगी और हो सकता है कि हमारे दुश्मन हम पर। इस आदमी की इससे ज्यादा आगे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए वो चुप हो गया। अभी तक बॉस के ऑर्डर पर इस आदमी ने सारे गार्ड्स को शुक्ला परिवार के गार्डन में इकट्ठा कर दिया था और अब कोई भी गार्ड माइन की सिक्योरिटी करने के लिए म्यांमार में अवेलेबल नहीं था। इस वक्त शुक्ला जी को लग रहा था कि अपने बेटे को बचाने के लिए उनके पास बस एक ही तरीका है और वो ये कि वो अपना ट्रम्प कार्ड यूज कर लें। आफ्टर ऑल शुक्ला फैमिली वेल स्टेबलाइज्ड फैमिली थी और उनकी काफी अच्छी ताकत भी थी। वैसे तो सिद्धार्थ ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हजारों गार्ड्स को खो दिया था, पर इस वक्त शुक्ला जी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने नुकसान के बारे में सोचें। शुक्ला जी ये काम बहुत ज्यादा रिस्क पर कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त म्यांमार में 100 से भी ज्यादा ऐसे परिवार थे जो हर हाल में शुक्ला फैमिली की जगह पाना चाहते थे और इस नुकसान और फायदे की इस लड़ाई में ये लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। यहाँ रहकर हजारों सिक्योरिटी गार्ड्स शुक्ला परिवार के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी दे रहे थे और अब उनके अपने बेटे की सिक्योरिटी और उसकी सेफ्टी के लिए शुक्ला जी को इन सब के खोने का डर भी उतना ज्यादा नहीं था जितना कि अपने बेटे को खोने का डर था। 10,000 गार्ड्स भी अगर कम पड़ रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें इस बार अपने साथ इससे भी ज्यादा गार्ड्स लेकर जाने होंगे, इसीलिए उन्होंने अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को इकट्ठा कर लिया था। शुक्ला जी रात को ही यहाँ से निकल जाना चाहते थे और सुबह तक ये मामला सेटल करके वापस आ जाना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनको पता चले कि इस वक्त उनकी सारी प्रॉपर्टी गार्डलेस है। शुक्ला जी अपने मन में सोच रहे उनके दुश्मनों को इसके बारे में पता चल गया तो शायद एक बार के लिए शुक्ला जी अपने बेटे को बचा ले, पर शुक्ला परिवार की सारी प्रॉपर्टी और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और उनके कॉम्पिटिटर्स सब कुछ उनसे ले जाएंगे। म्यांमार एक ऐसा देश था जहां पर कानून से ज्यादा पावर पैसे की हो चुकी थी। जिसके पास जितनी ज्यादा ताकत है, पैसा है, उसी का दबाव उतना ज्यादा होगा, भले ही प्रॉपर्टी किसी की भी हो। वहीं दूसरी तरफ शुक्ला जी के खास आदमी को भी इन सब हालातों के बारे में पता था और वो यही सब सोच रहा था कि अगर सारे गार्ड्स यहाँ से गए तो शायद शुक्ला परिवार अपनी सारी ताकत खो देगा। हालांकि शुक्ला जी को अपने बेटे की चिंता थी, इसलिए उन्होंने उस आदमी को लगभग डांटते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी भी बाकी चीजों के बारे में चिंता हो रही? अगर हमारे पास हमारा वारिस नहीं होगा तो इन सारी प्रॉपर्टी का हम करेंगे क्या? अपने बॉस की बात सुनकर उस आदमी ने तुरंत अपने बॉस को रिलैक्स करते हुए कहा, बॉस आप चिंता मत कीजिए, ये दोनों चीजें हमारे हाथ में होंगी और बॉस सिद्धार्थ सर को भी हम सही सलामत वापस ले आएंगे। अपने आदमी की बात सुनकर कहीं ना कहीं अब जाकर शुक्ला जी थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे। अपने बॉस का थोड़ा सा शांत होते हुए देखकर उस आदमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, बॉस कोई आइडिया नहीं है कि सिद्धार्थ सर इस वक्त किस सिचुएशन में है। शायद हो सकता है कि सिचुएशन उससे ज्यादा बुरी ना हो जितना कि हम सोच रहे हैं। इस आदमी की बात सुनकर अभी तक कहीं रिलैक्स हो चुके थे, क्योंकि उन्हें भी इस पॉजिटिविटी की जरूरत थी। खुद को थोड़ा शांत करते हुए शुक्ला जी ने इस आदमी से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। शुक्ला जी का ये खास आदमी जिसका नाम दिनेश था, उसने अपने बॉस से कहा, बॉस मुझे लगता है कि हमें कुछ और तैयारियां करने की जरूरत है। दिनेश का सवाल सुनकर शुक्ला जी ने सवालिया लहजे में पूछा, तो तैयारी करने की जरूरत से तुम्हारा क्या मतलब है? शुक्ला जी का सवाल सुनकर दिनेश ने इस बार अपनी बात को साफ साफ रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें यहाँ से किसी को भेजना चाहिए
जो इस बात का पता लगा सके कि इस वक्त सिद्धार्थ सर की असल सिचुएशन क्या है और उन्हें कहाँ रखा गया है। अगर हम बिना सोचे समझे यहाँ से सभी लोगों को ले जाएंगे तो न सिर्फ हमारा बिजनेस इफेक्ट होगा बल्कि सिद्धार्थ सर के लिए मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। दिनेश की बात सुनकर शुक्ला जी थोड़ा सा परेशान हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं दिनेश की कही हुई दोनों बातें सच थी। उन्हें डर था कि कहीं उनके हाथ से बेटा और पैसा दोनों निकल ना जाए। यही सब सोचते हुए शुक्ला जी ने सहमत होते हुए कहा, ठीक है तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही करते हैं, पहले किसी को भेजो और पता लगाओ कि सिद्धार्थ इस वक्त किस हालत में है और कहाँ है। और जैसे ही उस इंसान का पता चल जाए तो तुरंत उसके पास जाकर उससे बात करो और नेगोशिएशन करने की कोशिश करो। और इसके साथ साथ पीछे से हम लोग इस बात को मेक श्योर करेंगे कि अगर वो इंसान नहीं मानता है तो हम सिद्धार्थ को वहां से बैक डोर से कैसे रेस्क्यू करेंगे। दिनेश अपने बॉस की बात समझ गया था, इसीलिए उसने अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहा, हाँ ये सही रहेगा, जिन लोगों को हम बैक पोजीशन पर रखेंगे उन लोगों में पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो सिद्धार्थ सर को बचा लेंगे और वहां से रेस्क्यू कर लेंगे। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हमने प्लान किया है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम छुपकर इस बात का पता लगाएंगे कि किस तरह से हम अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। पर हमें दोनों ही चीजों को बहुत संभाल कर करना होगा। शुक्ला जी दिनेश की बात से पूरी तरह सहमत हो चुके थे, इसलिए उन्होंने सेटिस्फैक्शन में सहमत होते हुए कहा, ठीक है सबसे पहले हमारे किसी खास आदमी को वहां पर भेजो और फिर माइन में जो भी हमारे गार्ड्स इकट्ठा हुए हैं उन सब लोगों को यहीं पर रुकने को कहो। फिलहाल हमें कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना है। अपनी बात कहते ही शुक्ला जी ने अपने विश्वास के किसी आदमी को कुछ दिनेश के मुंह से इस सोसाइटी का नाम सुनकर शुक्ला जी एकदम से हैरान हो गए थे। ऐसा नहीं था कि शुक्ला जी ने पहले इस बारे में नहीं सोचा था कि वो पैसे देकर लोगों को हायर कर ले और इस मामले को सुलझा ले। शुक्ला परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी शुक्ला जी के दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। पहली बात, शुक्ला जी को इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए अपने खुद के पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और दूसरा, पैसा खर्च करने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी थी नहीं कि ये सोसाइटी इस काम को कर पाएगी भी या नहीं, क्योंकि जो लोग शुक्ला जी के साथ सालों से काम कर रहे हैं उन पर शुक्ला जी को बहुत ज्यादा भरोसा है बजाय इस सोसाइटी के। और फिर शुक्ला जी को इस बात का डर था कि अगर कार्तिक को पता चल गया कि उन्होंने इस सोसाइटी को अरेंज किया है तो हो सकता है कि वो उनके बेटे के साथ कुछ गलत कर दे। यही सब सोचते हुए शुक्ला जी अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिनेश इस मामले में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। उसने शुक्ला जी से कहा, बॉस मैं जानता हूँ आपको उन लोगों पर विश्वास नहीं है और मैं ये नहीं कह रहा, कोई तो मना नहीं कर सकते हैं कि वो लोग वाकई में ताकतवर हैं और उन लोगों के पास काफी ज्यादा पावर है। इस बात को भी शुक्ला जी तो जानते थे कि क्रोकोडाइल सोसाइटी के लिए कानून कोई मायने नहीं रखता। इसी वजह से वो इतने सालों से इस देश पर राज कर रही थी और साथ ही साथ दुनिया में अपनी ब्रांचेस को फैलाती जा रही थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रोकोडाइल सोसाइटी को हराने के लिए अमन की फैमिली ने भी बहुत कोशिश की थी। हालांकि वो लोग आखिर में हार मान गए क्योंकि साउथ एशिया बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पर ज्यादातर गुप्ता परिवार का राज चलता है, और ऐसे में गुप्ता परिवार किसी नई क्रोकोडाइल सोसाइटी नाम की सोसाइटी को यहाँ पर कैसे रहने दे सकता था। और इसी बात पर इन लोगों ने इस सोसाइटी पर हमला कर दिया था और इन लोगों को बुरी तरह हारना पड़ा था। अक्सर कहा जाता है कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, और यही बात गुप्ता परिवार और क्रोकोडाइल सोसाइटी पर लागू होती थी। इस पूरे साउथ एशिया को गुप्ता परिवार मैनेज करता था, पर इसके साथ साथ ऐसे छोटे छोटे परिवार और भी थे जिनका यहाँ दबदबा था, और कोई भी नहीं चाहता था कि क्रोकोडाइल सोसाइटी उनके इस एरिया में एंटर करे या फिर यहाँ पर अपनी एक्सिस्टेंस भी रखे। हालांकि धीरे धीरे सिचुएशन इस तरह खराब होती चली गई कि ना चाहते हुए भी गुप्ता परिवार को ये बात माननी पड़ी थी कि क्रोकोडाइल सोसाइटी ने अपने आप को इस जगह पर फैलाना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे इन लोगों का दबदबा यहाँ पर बढ़ गया है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि क्रोकोडाइल सोसाइटी अभी तक कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। गुप्ता परिवार का वैसे तो साउथ एशिया में पिछले 100 सालों से दबदबा था। जितनी ज्यादा इनकी ताकत थी उतना ही ज्यादा मतभेद इन लोगों में थे। इस वजह से क्रोकोडाइल सोसाइटी को यहाँ पर अपना राज फैलाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर बात क्रोकोडाइल सोसाइटी की जाए तो इस सोसाइटी की कोई कोर टेरिटरी नहीं थी, और ये सोसाइटी कुछ लोगों का एक ग्रुप था जिसमें कितने ज्यादा लोग हैं इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। जितना ज्यादा ही लोगों का पैसा मिलता था उतना ज्यादा ये लोग किसी भी काम को करने की हिम्मत कर लेते थे, और इन लोगों को रूल्स या रेगुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर ऊपरी तौर से देखा जाए तो क्रोकोडाइल सोसाइटी उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी जितनी इस तरह की बाकी सोसाइटीज थी। पर यह बात भी सच है कि अंडरग्राउंड रहकर क्रोकोडाइल सोसाइटी ने ऐसे बहुत से काम कर लिए थे जिनकी वजह से अमीर आदमी भी मुश्किल से मुश्किल वक्त में इन्हीं से मदद मांगने के बारे में सोचता था। शुक्ला जी अभी भी परेशान थे, इसलिए उन्होंने चिंता करते हुए कहा, अगर तुम कह रहे हो तो मैं विश्वास कर लेता हूँ। इन लोगों को ढूंढो और उन्हें एक काम दे दो। पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये रूल्स और रेगुलेशंस ना मानने वाले लोग जिन्होंने आज तक सिर्फ छोटे मोटे शिकार किए हैं वो उस शेर की गुफा में हाथ डाल पाएंगे? क्या वो लोग सिद्धार्थ को उस जगह से रेस्क्यू करके सही सलामत वापस ले पाएंगे? अपने बॉस की बात सुनकर, उनके इतने सारे सवाल सुनकर दिनेश ने उनसे कहा, वैसे तो इन लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा करना शायद हमारी गलती हो सकती है, पर आपने जो सवाल किए हैं वो सब इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम लोग इनका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे अपने लोगों को इकट्ठा करके वहाँ भेजने से अच्छा है कि हम इनके लोगों का इस्तेमाल करें। शुक्ला जी को समझ में आ गया था कि उनका ये खास आदमी कुछ ना कुछ जरूर सोच रहा है, इसीलिए उन्होंने थोड़ा शक करते हुए दिनेश से सवाल करते हुए पूछा, ठीक है पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अपने बॉस का सवाल सुनकर दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें हमारे सिद्धार्थ सर को बचाने के लिए क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों की जरूरत नहीं है, पर जिस आदमी ने सिद्धार्थ सर को कैद किया है जिसकी वजह से हमारे सर की जान को खतरा हुआ है, कम से कम इस सोसाइटी से उस इंसान को यहाँ लाने के लिए कह तो सकते हैं। और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इतनी देर से दिनेश उन्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो शुक्ला जी के पास इस वक्त सिद्धार्थ की असली सिचुएशन की बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर उन्हें इतना कंफर्म हो गया था कि सिद्धार्थ इंडिया उस जेड स्टोन की खदान के लिए लड़ने ही गया है। जिस इंसान से उसकी लड़ाई हो रही है वो कहीं ना कहीं शुक्ला परिवार पर भारी पड़ रहा है।
वहीं दूसरी तरफ शुक्ला जी को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर सिद्धार्थ ने खुद उन लोगों को वो सिग्नल भेजा है तो इसका मतलब सिद्धार्थ अभी तक जिंदा है और उसकी जान को अभी कोई खतरा नहीं है। ऐसे में सिद्धार्थ को रेस्क्यू करने के लिए शुक्ला परिवार के पास कई तरह के ऑप्शंस हैं। शुक्ला जी ने अपने मन में सोचा कि जिस इंसान को उन्होंने कार्तिक से नेगोशिएशन करने के लिए भेजा है वो जल्दी ही वहाँ की सिचुएशन के बारे में इन लोगों को इन्फॉर्म करेगा। शुक्ला जी अभी भी यही चाहते थे कि नेगोशिएशन से ही सारा काम हो जाए और इन लोगों को लड़ाई करने की कोई जरूरत ना पड़े। पहले ही इन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था और अब शुक्ला जी बिना वजह और ज्यादा अपने बॉडीगार्ड्स को मरते हुए नहीं देख सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर शुक्ला जी क्रोकोडाइल सोसाइटी को कार्तिक को यहाँ पकड़ कर लाने का कॉन्ट्रैक्ट देने का सोचते हैं और अगर क्रोकोडाइल सोसाइटी इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाती है तो भी शुक्ला जी को कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो बस अपना बेटा वापस चाहिए था। उसके बाद भी अगर वो इंसान को पकड़ पाए जिन्होंने उनके बेटे पर हमला करने की कोशिश की है तो उनके लिए ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे किसी के लिए दोनों हाथों में लड्डू होने वाली बात हो। फाइनली अब जाकर शुक्ला जी को सारी बात समझ में आ गई थी। उन्होंने खुश होते हुए दिनेश से कहा, बहुत अच्छा आइडिया है, हमें इसी के हिसाब से काम करना चाहिए। अपने बॉस के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर दिनेश ने शुक्ला जी से कहा, बॉस आप मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा हूँ और सिद्धार्थ सर की जान बचाना तो मेरी ड्यूटी है। अगर आप कहें तो क्या मैं अभी क्रोकोडाइल सोसाइटी से कॉन्टैक्ट कर लूँ? दिनेश का सवाल सुनकर शुक्ला जी ने कुछ सोचते हुए कहा, इतनी जल्दी भी किस बात की है? एक बार हमारा भेजा हुआ आदमी इंडिया से वापस आ जाए, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। शुक्ला जी के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। शायद इस बात का अंदाजा दिनेश को भी नहीं था और इसलिए उन्होंने इस वक्त क्रोकोडाइल सोसाइटी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना कर दिया था। दिनेश और शुक्ला जी बात कर ही रहे थे तभी जिस इंसान को उन्होंने इंडिया सिद्धार्थ का पता लगाने के लिए भेजा था वो भी वापस लौट आया था। जैसे ही इन लोगों का प्लेन हाइजू में लैंड हुआ था तो ये लोग तुरंत एक्शन मोड में आ गए थे और आपस में इस बारे में पता लगाने लगे थे। हालांकि इस बारे में पता लगाना इतना आसान नहीं था क्योंकि अपर क्लास लोगों की लड़ाई में कभी भी मिडिल क्लास या आम आदमी नहीं पिसता था और ये यहाँ का रूल था। इसीलिए बड़े लोगों के बीच में क्या चल रहा है इस बारे में शहर में रहने वाले आम लोगों को जल्दी पता नहीं चलता था, चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो जाए। बिना इन अमीर लोगों की इजाज़त के कोई भी मीडिया इस बात को टीवी पर नहीं दिखा सकती थी और अगर देखा जाए तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह ब्लॉक कर दी जाती थी। हालांकि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता था और इन्फॉर्मेशन भी उससे बची हुई नहीं थी। हर जगह ऐसे बहुत से लोग होते हैं और बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो चुपचाप इस तरह की खबरों को बेचते हैं और इसी बात का फायदा शुक्ला परिवार के भेजे हुए इन लोगों ने उठाया था। प्लेन के इंडिया में लैंड करते ही इन लोगों ने चारों तरफ इस बात का पता लगाना शुरू कर दिया और जल्दी ही इन लोगों को कुछ क्लूज मिल गए थे। हालांकि जो लोग इन्फॉर्मेशन बेचते थे उन लोगों को ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं था और ये लोग खुद को उतना ज्यादा अंडरग्राउंड भी नहीं करते थे क्योंकि अगर ये लोग ऐसा करते तो कोई भी इन्हें ढूंढ नहीं पाता और ये लोग इन्फॉर्मेशन को सेल आउट नहीं कर पाते। और फिर आजकल लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को लोग बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे थे। हर कोई आजकल फेस टू फेस बात करना ज्यादा सही समझता था। अगर किसी के हाथ में पैसा है तो ये लोग तुरंत इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे देते थे। इस अंडरग्राउंड इन्फॉर्मेशन सेलर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। सड़क पर बनी दीवारों पर ये लोग एक अजीब तरह का टैटू बनाते थे जिससे आम आदमी सिर्फ एक टैटू समझकर भूल जाता था, पर जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी वो लोग इस टैटू को स्कैन करके इन लोगों की इन्फॉर्मेशन निकाल लेते थे और इन लोगों तक पहुंच जाते थे। जल्दी ही शुक्ला परिवार के भेजे हुए इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन सेल आउट करने वाले लोगों से मुलाकात की और जल्दी ही इन लोगों को पता चल गया कि आखिर यहाँ क्या हुआ था और साथ ही साथ ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ था। इसीलिए जैसे ही इन लोगों के हाथ सारी इन्फॉर्मेशन लगी तो ये तुरंत अपने वापस देश में आ गए और यहाँ आकर शुक्ला जी को इस बारे में सब कुछ बता दिया था। जैसे ही चंद्र प्रताप शुक्ला और उनके करीबी आदमी दिनेश ने ये सारी बात सुनी तो ये दोनों एकदम से दंग रह गए। वो आदमी पूरी डिटेल में इन लोगों को सब कुछ बताया जा रहा था कि कैसे शुरू में सिद्धार्थ और उसके दोस्तों ने एयरपोर्ट पर भीड़ इकट्ठी की और उसके बाद सड़कों पर लड़कियों का पीछा किया और उन्हें रोकने की कोशिश की और साथ ही साथ बदला लेने के लिए वापस ये सब लोग कार्तिक के आइलैंड की तरफ चले गए और उसके बाद कोई भी वहां से वापस नहीं आया। वो तो अगले दिन सुबह रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के सब आइलैंड आर्टिफिशियल आइलैंड पर काम कर रहे किसी आदमी ने इस बात को नोटिस किया कि लगभग 10,000 से ज्यादा लोग वहां मौजूद हैं जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा धूल लगी हुई है और वो लोग बुरी हालत में हैं। क्या लगता है आपको अब क्या करेंगे चंद्र प्रताप शुक्ला अपने बेटे को बचा